दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ एडवांसेस इन वेटनरी इम्यूनोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है इसमें है सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ इम्यून सिस्टम। तो सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ इम्यून सिस्टम में हम टिश्यूज़ जो होते हैं अलग अलग टिश्यूज़ के बारे में जानते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, देन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, देन टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। तो इनके बारे में हम बता सकते हैं। टिश्यूज़ में हमारे प्राइमरी में जैसे बोन मेरो और थाइमस आ गया, साथ में आपका बल्स ऑफ फेब्रिकस आ गया, है ना। सेकेंडरी अगर लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें तो गाल्ट, बाल्ट, माल्ट, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स आ गए और लिम्फॉइड फॉलिकल्स आ गए। इसके बाद टर्शरी की अगर हम बात करें तो काल्ट, क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ वगैरह आ गए, उसको हम लिख सकते हैं। बस इतना हो जाएगा। सेल्स में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हीमोपोइटिक स्टेम सेल। तो जो सेल्स होती हैं हम यहीं से शुरुआत कर देंगे इसकी, कि जो सबसे पहले फर्स्ट वीक में गेस्टेशन के टाइम पर यॉर्क सेक में डेवलपमेंट होता है सेल्स का, एचएससी का। इसके बाद जो थर्ड मंथ आ जाता है तो थर्ड मंथ से 7 मंथ तक स्प्लीन और लीवर में हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स बनती हैं। फिर इसके बाद में जो 7 मंथ ऑफ गेस्टेशन है से लेकर बर्थ तक बोन मेरो में जो एचएससी है वो शिफ्ट हो जाती है। फिर इसमें एरिथ्रॉइड ओरिजिन होता है, लिम्फॉइड ओरिजिन होता है, माइलॉइड ओरिजिन की सेल्स होती हैं। तो अब हम सीधा यहाँ से उठ के सेल्स पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो लिम्फॉइड और माइलॉइड ओरिजिन की जो सेल्स हैं उसमें हम लिम्फॉइड ओरिजिन की बात करेंगे, जिसमें एनके सेल्स आती है, टी सेल आती है, बी सेल आती है और डेंड्राइटिक सेल आती है। दूसरा फिर हम बात करेंगे माइलॉइड सेल की। तो माइलॉइड सेल में ग्रेन्युलोसाइट्स आते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स आते हैं और डेंड्राइटिक सेल्स आती हैं। तो जो ग्रेन्युलोसाइट है उस पर हम बात करेंगे ईओसिनोफिल, बेसोफिल, देन मैक्रोफेज, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, है ना। ये तो 3 हो गई। ए ग्रेन्युलोसाइट में हम बात करेंगे मेगाकैरियोसाइट और एरिथ्रोसाइट्स। तो ये सेल्स हम बता देंगे। तो अल्टीमेटली ये हमारा एक एंड हो जाएगा। दूसरा है ओरिजिन ऑफ माइलाइट सेल, लिम्फॉइड सेल, टी एन बी सेल, एन के सेल एंड एन के टी सेल। तो यहाँ ये काफ़ी कुछ ऊपर वाली सेल्स से ही मैच करता है। ओरिजिन ऑफ माइलाइट सेल हम बता सकते हैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल से कैसे ओरिजिन होता है माइलाइट सेल का और कौन कौन से हैं। तो ईओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसके बाद मोनोसाइट, देन मास्ट सेल के बारे में हम बता सकते हैं। उसके बाद हम लिम्फॉइड माइलाइड में हम डेंड्राइटिक सेल के बारे में बता सकते हैं। डेंड्राइटिक सेल में भी हम माइलाइड ओरिजिन डेंड्राइटिक सेल बता सकते हैं। और इसके बाद लिम्फॉइड सेल में आते हैं हम, तो हम टी सेल के बारे में बता सकते हैं कि टी सेल थाइमस में मैच्योर होती है। उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप के रिसेप्टार्स के बारे में बता सकते हैं, कौन कौन से रिसेप्टार होते हैं, जैसे कि इसके अंदर टीसीआर होता है, CD3 होता है। उसके बाद इसमें हम बता सकते हैं CTLA मॉलिक्यूल होता है, CD28 होता है ना, जो कि एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। उसके बाद इससे अलग अलग टाइप की जो टी हेल्पर सेल बनती है, टी हेल्पर सेल 1 जो होती है वो बता सकते हैं कि वो जो है मैक्रोफेज को इंटरफेरॉन गामा से एक्टिवेट करती है। टी हेल्पर सेल 2 के बारे में बता सकते हैं, जो कि बी सेल को एक्टिवेशन करती है, जिसमें इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ होता है, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 10 रिलीज़ होता है। तो ऐसे करके हम टी हेल्पर सेल के क्लासिफिकेशन को बता सकते हैं। फिर टी साइटोटॉक्सिक सेल के बारे में बता सकते हैं कि टी साइटोटॉक्सिक सेल CD8 पॉजिटिव सेल्स होती हैं और ये जो है MSC क्लास 1 को रिकॉग्नाइज करती हैं। तो ये ऐसे हम बता सकते हैं। बी सेल के बारे में बता सकते हैं कि बी सेल जो है बोन मेरो में डिफ्रेंशिएट होती है और बर्स ऑफ फेब्रिकस में डिफ्रेंशिएट होती है, मेच्योर होती है, सॉरी। और बी सेल का एक्टिवेशन ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद होता है और बी सेल जो होती है वो एज ए एपीसी भी काम करती है। और साथ में डिफ्रेंसिएशन इसका जो जर्मिनल सेंटर है लिम्फ नोड की यहाँ पर होता है जब कोई एंटीजन आता है तो, और डिफ्रेंशिएट होकर के ये प्लाज्मा सेल बनाती है और मेमोरी सेल बनाती है। इसके बाद एनके सेल के बारे में बता सकते हैं। इसमें CD16 रिसेप्टार होता है। एनके सेल लार्ज ग्रेनुलोसाइट सेल होती है और CD16 रिसेप्टार होता है, जिसका दूसरा नाम FC गामा R सेकेंड है, जो कि IgG के FC पोर्शन से बाइंड होता है। साथ में इसमें एनके सेल में CD16 मॉलिक्यूल हो गया एक तो, और इसमें एनके सेल में TCR या CD3 मॉलिक्यूल नहीं होता है। ये नॉन MSC रेस्ट्रिक्टेड होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, बिना MSC के भी ये एक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहता है। ये
जो है इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके और भी जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि इसमें हम कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स CR1 और CR2 के बारे में बता सकते हैं। तो ऐसे जो भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम बता सकते हैं। फिर NKT सेल्स आती है। NKT सेल्स में CDR TCR CD3 मॉलिक्यूल तो होता ही है, लेकिन वो MSC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं होता, वो CD1 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। दूसरा ये है कि NKT सेल्स जो हैं वो अ, इसमें CD16 मॉलिक्यूल भी होता है, जो कि फाइनली एंटीबॉडी, मतलब NK सेल और NKT सेल दोनों ही जो होते हैं ADCC के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरा ये हम बता सकते हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ टी सेल, जो NKT सेल्स होती हैं वो भी साइटोकाइन रिलीज करती हैं और कोस्टिम और ये जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। इसमें एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है, NK सेल्स जो होती हैं ये ऐसी ट्यूमर सेल को भी किल कर देती है विद द हेल्प ऑफ TNF अल्फा, जिसमें MSC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो ऐसे में MSC मॉलिक्यूल एक्सप्रेशन नहीं होगा तो टी सेल तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, लेकिन NK सेल रिकॉग्नाइज करके ऐसी ट्यूमर सेल का किलिंग कर देती है। NK सेल किससे एक्टिवेट होती है? इंटरफेरॉन अल्फा से, इंटरफेरॉन बीटा से भी एक्टिवेट होती है। तो इसके कारण ये होता है कि ये एंटीवायरल एक्टिविटी भी शो करती है। ऐसे करके हम ये इतने में इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा आते हैं हम एपोप्टोसिस एंड इट्स रोल इन होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। तो एपोप्टोसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और होम्योस्टेसिस में बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा तो बहुत सारी कैंसर सेल प्रोड्यूस होगी, है ना, जिसमें लिम्फोमा एज ए एग्जांपल हम दे सकते हैं। और एपोप्टोसिस बहुत ज़्यादा होगी सपोज कीजिए तो ल्यूकेमिया वगैरह, सॉरी क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया नहीं, मतलब डिक्रीज इन लिम्फोसाइट नंबर हो जाएगा। तो एपोप्टोसिस अपने आप में बहुत ज़रूरी है। एपोप्टोसिस नॉर्मल सेल्स जो होती हैं उसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म है वो हमें बताना पड़ेगा। जैसे पहली मैकेनिज्म एपोप्टोसिस की है फास्ट एंड फास्ट लिगेंड बेस्ड मैकेनिज्म, ये हम बता सकते हैं। दूसरी मैकेनिज्म जो होती है वो ग्रेंजाइम एंड परफोरिन बेस्ड जो एपोप्टोसिस है वो बता सकते हैं। तीसरी जो मैकेनिज्म है वो है कैस्केड, सॉरी केस्पास बेस्ड मैकेनिज्म। तो केस्पास बेस्ड मैकेनिज्म हम बता सकते हैं। ऐसे करके जो तीन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम एपोप्टोसिस में बता सकते हैं। अब अगर एपोप्टोसिस नहीं होता है तो उसके लिए जो रिसेप्टर हैं, जो जीन है BCL2, उसके बारे में बता सकते हैं कि वो एपोप्टोसिस को रोकता है। BCL2 के साथ दूसरा BCL XL जो है वो भी एपोप्टोसिस के रिस्पॉन्सिबल होता है। और BCL XS जो होता है वो XL के एक्टिविटी को रोकता है, यानी कि वो जो होता है एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे करके हम एपोप्टोसिस को बता सकते हैं। इसके बाद यूनिट में नेक्स्ट आते हैं हम ऑन्टोजेनी ऑफ लिम्फोइड टिश्यू एंड मैमल्स एंड बर्ड्स। तो ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंटल स्टडी ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं? इसमें हम ये बता सकते हैं कि जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होता है एक मैमल में या बर्ड में, वो वो है थाइमस एंड बोन मेरो। बर्ड्स की केस में जो होता है बी सेल मैचुरेशन होता है इन बल्सा फेब्रिकस, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो माल्ट बाल्ट गाल्ट जो होते हैं वो है। टर्शरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं वो काल्ट होता है, यानी कि क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये हम बता सकते हैं। लेकिन इसमें हम बताएंगे कि जो एग्नेथा होते हैं जिसमें जॉ नहीं होता, तो उसमें सिर्फ गाल्ट ही डेवलप होता है। तो गाल्ट डेवलप होने से वहाँ पर जो इन्नेट इम्यूनिटी है वही रिस्पॉन्ड करती है। फिर एग्नेथा के बाद दूसरे जो आते हैं ग्नेथोस्टोमेटा जिसमें जॉ होता है, उसमें एक्चुअल में उसमें क्या होता है कि गाल्ट तो डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली, और गाल्ट के साथ में जो ग्नेथोस्टोमेटा है उसमें स्प्लीन और थाइमस भी मैच्योर हो जाते हैं। इसलिए हम इसमें टी सेल का स्टडी कर सकते हैं और स्प्लीन होने के कारण हम बी सेल का स्टडी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस जैसे कि एग्जांपल में फ्रॉग, इसमें क्या होता है बोन मेरो का डेवलपमेंट हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर जो बी सेल स्टडी है और साथ में एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी स्टडी कर सकते हैं।
फिर फ्रॉक के बाद हम बात करते हैं बर्ड्स की। तो बर्ड्स में बर्ड्स ऑफ फेब्रिकस में हम स्टडी कर सकते हैं बी सेल की और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की भी स्टडी कर सकते हैं। फिर आते हैं हम रोडेंट्स में, जैसे कि माउस। तो माउस के केस में हम कम्प्लीटली एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की और इनेट इम्यून रिस्पॉन्स की स्टडी कर सकते हैं, ये हम बता सकते हैं। इसके अलावा हम ये बता सकते हैं कि केटल और शीप में ये देखा गया है कि जो गाल्ट होता है वो जो मेन बी सेल प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ना, जो कि लगभग 10 बी सेल का प्रोडक्शन करता है। ऐसे ही हम रेबिट में बता सकते हैं कि जो अपेंडिक्स है वो एक मेजर ऑर्गन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बी सेल का। और ऐसे ही हम बता सकते हैं प्राइमेट्स और रोडेंट्स के केस में कि उसमें बर्सा फेब्रिकस तो होता नहीं है। तो प्राइमेट्स और रोडेंट के केस में बी सेल जो है वो बोन मेरो में मैच्योर होती है, मैचुरेशन होता है उसका। इसके अलावा हम ओंटोजेनी में ये भी बता सकते हैं कि फर्स्ट वीक से लेकर के जो हीमोटोपोइसिस होती है वो फर्स्ट वीक में तो यॉर्क सेक में होती है। देन उसके बाद थर्ड वीक से लेकर थर्ड मंथ से लेकर 7 मंथ तक स्प्लीन और लीवर में जो होता है इसका हीमेटोपोइटिक सेल्स बनती है। और इसके बाद में 7 मंथ ऑफ गेस्टेशन से लेकर के जो 9 मंथ ऑफ गेस्टेशन या बर्थ तक है उसमें क्या होता है कि बोन मेरो में जो होता है हीमेटोपोइटिक सेल का मैचुरेशन होता है। तो ये सब हम ऑन्टोजेनी में लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सेल एडेशन मॉलिक्यूल रिसर्कुलेशन ट्रैफिकिंग एंड सेल होमिंग रिसेप्टर के बारे में। तो इसको मैं आपको जब चैप्टर नंबर 15 पढ़ूंगा तब थोड़ा सा समराइजिंग फॉर्म में बता दूंगा। अब हम बात करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड देयर फंक्शन एट सेलुलर लेवल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज होती हैं, बी सेल होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं और इओसिनोफिल होती हैं, है ना, डेंड्राइटिक सेल्स भी होती हैं। तो ये एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं। तो कैसे प्रेजेंट करती हैं, प्रेजेंट करने के लिए इनमें किस टाइप से एंटीजन को विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी सेल डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी है, ये कैसे एंटीजन को लेती है और उसके बाद उसका कैसे लो पीएच पर प्रोसेसिंग होता है, उसका कैसे डिग्रेडेशन होता है ना, विद द हेल्प ऑफ जो एक उसमें ट्यूब है, क्या नाम है उसका, परफोरिन। तो उस ट्यूब से होते हुए फिर बाद में टेप 1 टेप 2 जो इसमें प्रोटीन्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस एंटीजेनिक पेप्टाइड की, फिर वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म है वो भी बता सकते हैं कि कोई एंटीजन जैसे ही आता है तो कौन कौन से इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते हैं, है ना, ये सब हमें इसमें बताना पड़ेगा। उसके बाद में सेलुलर लेवल पे क्या फंक्शन होता है बाद में ये एमएससी क्लास 1 और एमएससी क्लास 2 से प्रेजेंट करती हैं सेल पर, टी सेल और सी टी साइटोटॉक्सिक और टी हेल्पर सेल को। और फिर बाद में फर्दर जो है साइटोकाइन रिलीज होते हैं। देन फर्दर जो है जो मैक्रोफेज एक्टिवेट होती है और वो जो है एडीसीसी के लिए वो जो है डिलेट टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बी सेल का एक्टिवेशन होता है। तो वो सारी प्रोसीजर्स होती है हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड देयर फंक्शन एट सेलुलर लेवल में बता सकते हैं। स्पेशल इसमें रहेगा कि अगर हम इसमें सेल सिग्नलिंग पाथवे पूरा डिस्क्राइब करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हमारे सिलेबस में एक ये टॉपिक है मल्टीजेनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा कि जो लाइट चेन्स हैं वो बीजे ज्वाइनिंग होती है उसमें, और जो हेवी चेन्स है उसमें वीडीजे ज्वाइनिंग होती है। लाइट चेन में जो कप्पा और लेमडा 2 जीन्स होते हैं और जो हेवी चेन है उसमें जो है म्यू और ऐसे करके जो 5 अलग अलग हेवी चेन्स होती हैं, जैसे म्यू है, साथ में आपका म्यू के बाद आईजीडी है, फिर डी यानी डेल्टा, फिर डेल्टा के बाद में आईजीजी, फिर आईजीजी के भी 4 होते हैं, है ना, आईजीजी 1, फिर आईजीजी 3, फिर आईजीजी 2A, फिर इसके बाद आता है आईजीजी 2B, फिर इसके बाद हमारा आता है एप्सिलॉन और फिर आता है अल्फ़ा। तो ऐसी जो अलग अलग हेवी चेन्स के जो जीन्स होते हैं उसका रीअरेंजमेंट बताना पड़ेगा। फिर जब आप बताएंगे कि कप्पा और लेमडा के बारे में, तो कप्पा और लेमडा जो चेन का जीन रीअरेंजमेंट है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि कप जो लेमडा है उसमें लीडर सीक्वेंस, फिर वेरिएबल कप्पा और फिर जे सीक्वेंस, फिर कांस्टेंट रीजन ऐसे आता है। जबकि
कप्पा वाला जो चेन है उसमें लीडर सीक्वेंस, फिर वेरिएबल कप्पा, फिर वेरिएबल कप्पा 2, वेरिएबल कप्पा एन, फिर जे सेगमेंट आता है, फिर के आता है, मतलब इन दोनों में अलग अलग ही। और फिर इसके बाद आपको माउस में जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं वो बताना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आप जब बताएंगे तब मुझे लगता है कि मल्टीजेनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स, इसमें फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें यहीं तक अपन बताएं तो काफ़ी रहेगा। इसके बाद हाँ, रिकॉम्बिनेशन इवेंट इन बी सेल, मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स, अगर आप ये बताते हैं तो यहाँ पर हम मैकेनिज्म बता सकते हैं कि जो वीजे ज्वाइनिंग होती है या जो वीजेडी ज्वाइनिंग होती है उसके लिए हमें जो आरएसएस सीक्वेंसेस हैं वो चाहिए होते हैं, है ना। 1 टर्न और 2 टर्न आरएसएस सीक्वेंस हमने पढ़े हैं, उसको हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद जब ऑर्गेनाइजेशन की हम इसमें अलग अलग मैकेनिज्म डाल देंगे, यानी कि पी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग डाल देंगे, एन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एडिशन डाल देंगे, है ना। इसके बाद इसमें हम क्या डालेंगे, एक और रेग 1 रेग 2 एंजाइम का रोल डाल देंगे। और टी डी टी जो एंजाइम है उसका हम इसमें रोल डाल देंगे। और ये लिखेंगे स्पेशली कि जो टी डी टी है वो सिर्फ हैवी जीन के रीअरेंजमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि रेग 1 और रेग 2 जो एंजाइम्स हैं वो लाइट चेन के रीअरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। और लाइट चेन और हेवी चेन दोनों के रीअरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो टीडीटी है एंजाइम वो सिर्फ एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन के टाइम पर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स में ये सब डालते हैं, फिर इसके बाद मैकेनिज्म में हम बताते हैं कि कैसे अलग अलग वेरिएशंस आते हैं इसमें, तो आई थिंक ये हमारा टॉपिक फुलफिल होगा। इसके बाद एफिनिटी मैचुरेशन ऑफ बी सेल एंड क्लास स्विचिंग, इसको हम बताएंगे कि ये जर्मिनल सेंटर में होता है और आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ एंटीजन के आने पर ही जब एक्टिवेशन होता है बी सेल का तब होता है। फिर इसको हम बताएंगे कि एफिनिटी मैचुरेशन जो होता है वो वेरिएबल जीन के रीअरेंजमेंट से डेवलप होता है। वेरिएबल जीन के रीअरेंजमेंट में हम अंदर जाएंगे तो जो वेरिएबल जीन में हम बताएंगे 1 टर्न 2 टर्न आरएसएस और रेग 1 रेग 2 एंजाइम का क्या यूज़ है ना। और इसके बाद जो क्लास स्विचिंग है उसके लिए हम जाएंगे तो हम बताएंगे कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन की हेवी चेन है उसमें किस तरीके से केवल हेवी चेन में ही क्लास स्विचिंग होती है। पहली बात तो ये है। दूसरा, क्लास स्विचिंग जो है उसमें अलग अलग टाइप के लूप बनते हैं, तो वो लूप से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वाला जो है स्विचिंग हुआ है। क्लास स्विचिंग डायरेक्ट होता है, क्लास स्विचिंग इनडायरेक्ट भी होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आईजीएम सबसे पहले बनता है, हमको पता है, तो उसकी क्लास स्विचिंग मान लीजिए अगर आईजीजी में होती है तो वो एक डायरेक्ट हो गया। और मान लो अगर आईजी ए में हो रही है तो वो पहले आईजीजी बनाएगा फिर आईजीए बनाएगा, तो ये हो गया एक इनडायरेक्ट। और सीधा आईजीए क्लास स्विच करेगा तो वो हो गया डायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस बेसिस पर हम बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ जीन सीक्वेंस, जो उसका जीन सीक्वेंस रहेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे तब जाके हमारा क्लास स्विचिंग का जो टॉपिक है वो फुलफिल होगा। इसके बाद क्लास स्विचिंग में हमें 3 चीज़ें और लिखना पड़ेगी। सबसे पहले जैसे हम क्लास स्विचिंग में स्विच रीज़न इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, इसमें जो इंटरल्यूकिन 4 एक साइटोकाइन है जिसके कारण क्लास स्विचिंग होता है, उसको लिखना पड़ेगा। और तीसरा, जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको लिखना पड़ेगा। फिर एक हमें ये लिखना पड़ेगा कि जो स्विच रीज़न होता है वो एक्चुअल में आईजीडी का जो मतलब कांस्टेंट रीजन का जो डेल्टा सीक्वेंस है उसके पहले जो आईजीडी है वो एब्सेंट होता है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तब जाके हम इस चीज़ को फुलफ़िल कर पाएंगे। तो ये सब आएगा तब जाके हमारा क्लास स्विचिंग कंप्लीट होगा। और ये सब जो है तभी हो पाएगा जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स। यहाँ पर एक टॉपिक आता है एमएससी क्लास 1 एंड क्लास 2 स्ट्रक्चर एंड जीन रीअरेंजमेंट एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो एमएससी क्लास 1 एंड क्लास 2 का जो स्ट्रक्चर है वो हमको बनाना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास 1 और क्लास 2 के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या बनाना है ये आप देख लीजिए।
जैसे MSC1 बनाएंगे, MSC2 बनाएंगे। इसके ग्रुप्स के बारे में लिखेंगे कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के बीच होता है, ये जो है अल्फ़ा 1 और बीटा 1 के बीच में होता है। इसके बाद इसका जो ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और जो साइटोप्लाज्मिक टेल है, इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद में हम इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं और जो स्पेनिंग अल्फ़ा चेन्स होती हैं, उसके बारे में लिखेंगे। और इसके ग्रुप के बारे में जो 25:10:11 का जो एंगस्ट्रॉम का जो इसका ग्रुप साइज़ होता है, उसको लिखेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर में अब हम इसके बाद आते हैं जीन रीअरेंजमेंट में। तो MSc क्लास सेकंड का जो जीन रीअरेंजमेंट है, उसका हम माउस का लिखेंगे पूरा, कि माउस में ये H2 कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 17 पर होता है, और इसमें 1 2 और एक ये 1 वाला पोर्शन यहाँ पर भी होता है, और इससे H2K H2D और H2L यानी KDL जो है MSc1 से होते हैं, और सेकंड से जो होते हैं IA और IE अल्फ़ा बीटा के जीन होते हैं। तो ये हो गया जीन रीअरेंजमेंट। और इस जीन रीअरेंजमेंट में हमें एक ये जीन रीअरेंजमेंट भी लिखना चाहिए कि जब लीडर सीक्वेंस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, उससे किस तरीके से mRNA बनता है और किस तरीके से सिंथेसिस ऑफ चेन होता है, ये पूरा जीन रीअरेंजमेंट में आएगा। ठीक है। इसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है, उसके लिए आपको पहली थ्योरी इसमें ये लिखना चाहिए कि MSc मॉलिक्यूल्स जो हैं पेरेंट्स में जो है जैसे फीमेल की तरफ से और मेल की तरफ से, दोनों की तरफ से आता है। तो क्लास 1 जो होता है, उसमें KDL मेल की तरफ से और KDL फीमेल की तरफ से होने के कारण इसमें 6 टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलते हैं। ऐसे ही MSc क्लास सेकंड की अगर हम बात करें, तो IA अल्फ़ा बीटा और IE अल्फ़ा बीटा यानी कि 4 पेरेंट्स में मेल से और 4 फीमेल से, यानी कि 8 टाइप के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरा आपको बताना पड़ेगा कि क्यों होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो अल्फ़ा चेन है और बीटा चेन है, इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। और यहाँ पर भी क्लास 1 में भी देखेंगे तो अल्फ़ा के और बीटा चेन के जो हैं बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, और मल्टीपल वेरिएंट्स होने के कारण जो होता है पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो ये वेरिएशन तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म का रीज़न है कि मल्टीपल एलील्स होते हैं, एक ही जीन के ऊपर मल्टीपल एलील्स होते हैं। तो जैसे H2 जो यानी माउस का जो जीन है, उसमें MSc1 के और MSc सेकंड के जो MSc1 के KDL हैं और MSc सेकंड के जो IA और IE के अल्फ़ा बीटा हैं, इनके मल्टीपल एलील्स होते हैं। तो एक एलील से MSc कोड नहीं होता, मल्टीपल एलील से कोड होते हैं। इसके कारण भी पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो जो एलील्स होते हैं ना, वो भी हैप्लोटाइप्स के बने होते हैं, और दो अलग अलग सेट ऑफ एलील को हम कहते हैं हैप्लोटाइप। तो सेट ऑफ एलील को हम कहते हैं हैप्लोटाइप। तो जो एलील्स होते हैं ना, उसमें से कोई एक एक्सप्रेशन होता है किसी एक का, जैसे मान लीजिए अगर मैटरनल साइड का एक्सप्रेस हो रहा है, तो पैटर्नल साइड का एक्सक्लूजन हो जाएगा, वो एक्सप्रेस नहीं होगा। इसको हम एलिलिक एक्सक्लूजन कहते हैं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट एलील्स होने के कारण इसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। इसके बाद आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे ह्यूमन में आप ये लिख सकते हैं कि क्लास 1 के जो एलील्स हैं वो 240A के एलील्स होते हैं, 470B के एलील्स होते हैं, और 110C के एलील्स होते हैं। माइस में भी पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे ही सिमिलरली देखने को मिलता है, तो जिसके कारण मल्टीपल पैटर्न्स बन सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि MSc मॉलिक्यूल में हाइपर वेरिएबिलिटी नहीं होती, हाइपर स्टिमुलेशन नहीं होता, या फिर मल्टीपल रीअरेंजमेंट इसमें नहीं देखने को मिलता है, जैसा कि हमने T और B सेल के TCR में और इम्यूनोग्लोबुलिन्स में देखा है। इसमें बस मल्टीपल जीन्स के मल्टीपल एलीलिक पैटर्न होने के कारण क्या हो रहा है, हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ऐसे ही क्लास सेकंड में आप ये लिख सकते हैं कि ह्यूमन में 5 DRB होते हैं, जैसे B1 से लेकर B5 तक, जो कि 304, 1, 35, 11 और 15 एलील्स होते हैं। ऐसे ही DQ1
और A1 और B1 के 22 और 49 एलील्स होते हैं। ऐसे करके नंबर ऑफ DP B1 के 96 एलील्स होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 × 10⁻11 डिफरेंट क्लास कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, है ना। ये लिख सकते हैं आप। ये भी लिख सकते हैं कि जो क्लास 1 हैप्लोटाइप है उसके 240 × 470 जो भी मैंने आपको बताया और 110, ये होने से लगभग 12 मिलियन डिफरेंट टाइप के हैप्लोटाइप बन सकते हैं। तो इतना आप इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में लिख सकते हो। स्ट्रक्चर में एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था कि आप जो एंकर रेसिड्यूज़ हैं कि G और P यानी ग्लाइसिन और प्रोलीन सेकंड नंबर पे, और 9th नंबर पे जो होता है ल्यूसिन आइसोल्यूसिन होता है एंकर रेसिड्यू, जो कि क्लास 1 में देखने को मिलता है, लिख सकते हो। क्लास सेकंड में एंकर रेसिड्यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन इसमें कंजर्व्ड मोटिव्स होते हैं, उसको आप लिख सकते हो। आई थिंक इतना लिखने पर हमारा ये जो यूनिट 4 का MSc मॉलिक्यूल का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम चैप्टर 7 से। इसके बाद यहीं पर एक टॉपिक आता है एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन मैकेनिज्म। तो एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन मैकेनिज्म में आपको क्या करना है कि जो MSc कॉम्प्लेक्स 1 और MSc कॉम्प्लेक्स 2 है, इसमें कैसे एंटीजन का सबसे पहले प्रोसेसिंग होता है वो बताना है। तो जैसे MSc क्लास 1 मॉलिक्यूल में जो एंटीजन रहता है वो साइटोसोलिक पाथवे के थ्रू आता है, मतलब इंटरनल एंटीजन रहता है, वो एंडोजिनस एंटीजन रहता है। और MSc क्लास सेकंड में क्या रहता है, एक्सोजिनस एंटीजन रहता है, तो उसको हम एक्सोसाइटिक पाथवे के थ्रू हम उसको लिखेंगे। तो 2 पाथवे होगा इसके अंदर, एक्सोसाइटिक पाथवे, साइटोसोलिक पाथवे, ये दोनों लिखेंगे। इसके बाद साइटोसोलिक पाथवे के अंदर हम बताएंगे कि प्रोट्यूसोम बनता है। प्रोट्यूसोम जो होता है वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्लीविंग 26S साइटोसोलिक प्रोटीन है, ऐसा लिखेंगे। और वो रिंग होती है जिसके अंदर पेप्टाइड की क्लीवेज होती है, और वो 2 to 3 लॉन्ग एमिनो एसिड पेप्टाइड बनाता है ना। ये सब अपन उसमें लिखेंगे। उसके बाद अपन आगे लिखेंगे कि प्रोटियोसोम कहाँ से बनता है, तो LMP2 LMP7 LMP10 जीन उसको कोड करते हैं, वो सब अपने को लिखना है। फिर प्रोटियोसोम के बाद में टेप 1 टेप 2 प्रोटीन के बारे में अपने को बताना है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि आउटर स्ट्रक्चर में ATP होता है, ATP बाइंडिंग डोमेन होता है वो, है ना। टेप 1 और टेप 2 के जीन होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उस प्रोटीन को बनाते हैं, फिर वो भी लिखना है अपने को। फिर उसके बाद आगे लिखना है कि पूरा जो रहता है उसका स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला MSc क्लास 1 में जैसे केलनेक्सिन बनता है, ये बाइंड होता है। फिर इसके बाद माइक्रो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन बाइंड होता है अल्फा चेन से, केलनेक्सिन हटता है। फिर केल रेटिकुलिन और टेपासिन बाइंड होता है। टेपासिन उसको टेप प्रोटीन को बताता है कि आपको हाइड्रोफोबिक पेप्टाइड यहाँ बाउंड करना है। फिर जैसे हाइड्रोफोबिक पेप्टाइड बाउंड होता है वैसे ही ये केल रेटिकुलिन और टेपासिन हट जाता है। ये सब आपको लिखना है। तो और ये मैंने अभी आपको जो टेप प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताया ये बनाना है ना। ये पूरी मैकेनिज्म लिखना है, तब जाके आपका एक कंप्लीट होगा प्रोसेसिंग किसका, साइटोसोलिक का। दूसरा एक्सोजिनस एंटीजन आता है। एक्सोजिनस एंटीजन में आपको जो इनवेरिएंट चेन है ये गोल्गी एपरेटस में बन जाती है, और यहाँ पर कहीं प्रोटियोसोम नहीं होता। हाँ, इसमें आपको MSc 1 वाले में आपको ये यूबिक्यूटिन जुड़ता है, ये सब बताना है। पर MSc सेकंड में यूबिक्यूटिन नहीं जुड़ता, और ये जो रहता है pH बेस्ड इसका डिग्रेडेशन होता है पेप्टाइड का, ये आपको बताना है ना। यहाँ पर सबसे पहले इनवेरिएंट चेन बनती है, बाद में ये क्लिप में कन्वर्ट होती है, और इधर आपका जो एक्सोजिनस एंटीजन है वो आता है जिसका कि लाइसोसोमल डिग्रेडेशन होता है, इसके एंजाइम्स के बारे में बताना है। और फिर फाइनली ये प्रेजेंट होता है एज ए MSc क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल। ये सब आप बताएंगे तब जाके आपका एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन मैकेनिज्म ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट रिसेप्टर जीन। तो इसमें लिम्फोसाइट के जो रिसेप्टर हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे TCR हो सकता है ना, और CD3 मॉलिक्यूल हो सकता है। तो एक टॉपिक तो ये है, और फिर एक टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ T सेल रिसेप्टर जीन। ठीक है, तो इन दोनों को हम कैसे समझ सकते हैं
कि जो टी सेल है, सबसे पहले हम टी सेल का ये देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट रिसेप्टर जीन। इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं कि टी सेल क्या होते हैं। तो टी सेल का जनरली ये देखा है कि एमएससी रेस्ट्रिक्टेड होती हैं और CD पॉजिटिव होती हैं, CD8 और CD4 पॉजिटिव होती हैं। ये अल्फ़ा बीटा और गामा डेल्टा दो टाइप की चेन्स होती हैं, और अल्फ़ा बीटा एमएससी रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, लेकिन गामा डेल्टा एमएससी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती हैं। इन दोनों के बीच का एंगल भी जो गामा डेल्टा का है वो 111 एंगस्ट्रॉम और अल्फ़ा बीटा का 147 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें अल्फ़ा बीटा की जो चेन है, इसमें स्पैनिंग डोमेन होते हैं जो ऊपर वेरिएबल नीचे कांस्टेंट रीजन के होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। इसके बाद ये पॉजिटिव होते हैं यहाँ ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन जो होता है, और काफ़ी कुछ FAB पोर्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है उससे मैच करता है, ये हम बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ तक बात करें तो जो टी सेल्स होती हैं उसमें वही जो वेरिएबल रीजन है उसमें VJ ज्वाइनिंग होती है। किस में देखिए यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे वेरिएबल रीजन ऑफ, अगर हम अल्फ़ा चेन की और डेल्टा चेन की बात करें, जो कि क्रोमोसोम नंबर 14 पे होता है माउस में, बीटा चेन 6 नंबर पे होती है, गामा चेन जो होती है 13 नंबर पे होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वेरिएबल सेगमेंट है अल्फ़ा का, ये पूरा हम डायग्राम बना सकते हैं, और जो डेल्टा रीजन है उसको यहाँ कट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वेरिएबल डेल्टा बनाया है तो यहाँ VDJ ज्वाइनिंग होगी। ऐसे ही ये हमारा पूरा चैप्टर देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न है। इसके बाद हम ये बता सकते हैं कि आखिर इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो ये वही RSS 1 टर्न 2 टर्न मेथड से इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है। और इसमें जो VDJ के जो सेगमेंट्स होते हैं वो हम बता सकते हैं कि कितने कितने सेगमेंट्स होते हैं, ताकि हमारा जो ये क्लियर रहे और इससे पता चले कि इसमें कितना ज़्यादा वेरिएशन होता है। फिर इसमें हम बता सकते हैं कि जो कांस्टेंट रीजन है उसमें C अल्फ़ा फिर H, यानी कि एक कनेक्टिंग सीक्वेंस और ट्रांसमेम्ब्रेन सीक्वेंस और साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है, वो कैसे होता है। और जो अल्फ़ा रीजन है वेरिएबल का, उसमें CDR1 CDR2 CDR3 होते हैं, लीडर सीक्वेंस और J सीक्वेंस वगैरह होते हैं, वो कैसे होता है ये हम बता सकते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हमारा स्ट्रक्चर हो गया। VDJ का हमने जो ज्वाइनिंग बताया था 1 टर्न 2 टर्न RSS, वो हो गया, ये हम बता सकते हैं। और अब हम दूसरा आते हैं CD3 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे, जो कि 2 जीटा आयंस या जीटा ईटा आयंस का और अल्फ़ा अल्फ़ा एप्सिलॉन गामा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन डेल्टा का बना होता है, जो कि जिसमें माइनस माइनस साइन होते हैं, जो कि एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यूज के कारण होते हैं। तो कैसे इसमें आइटम्स मोटिव से सेल सिग्नलिंग प्रोसीड होती है उसको हम बता सकते हैं। ठीक है, इसमें अदर कोरिसेप्टर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं वो हम बता सकते हैं। और फिर CD3 और CD4 के जो रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है उसको हम बता सकते हैं। तो इतना बता लेने पर हमारा, मुझे लगता है कि ये दो टॉपिक कवर हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट रिसेप्टर, एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है वो हम बता सकते हैं। उसमें हम जीन का ऑर्गेनाइजेशन बता के RSS सीक्वेंस जो रहते हैं वो कैसे उसको ज्वाइनिंग करते हैं, इसमें कैसे एन डिलीशन होता है, P डिलीशन होता है, हाइपर वेरिएबिलिटी कैसे आती है, वो सब हम इसमें बता सकते हैं। और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ T रिसेप्टर जीन भी वही है जो कि हम बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे सिलेबस में एक टॉपिक आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ इम्यून सिस्टम, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ T सेल एंड B सेल एंड इट्स डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन एंड प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, B सेल डेवलपमेंट एंड T सेल डेवलपमेंट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो अभी इसमें मैं आपको T सेल का बता रहा हूँ कि जो अर्ली डेवलपमेंट है उसमें हम ये पूरा डायग्राम बना सकते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट में जो हीमोपोइटिक स्टेम सेल है उसमें कौन कौन से मार्कर आते हैं। फिर उसके बाद कॉमन लिम्फाइड प्रिकर्सर में कन्वर्ट होता है, माइग्रेशन होता है, T सेल प्रिकर्सर बनता है, फिर प्रो T सेल बनता है जो डबल नेगेटिव होता है, फिर प्री T सेल बनता है। यहाँ पर सबसे पहले जो हेवी बीटा चेन है उसका रीअरेंजमेंट होता है TCR का। फिर उसके बाद में हेवी बीटा चेन बनने के बाद जो लाइट बीटा चेन है वो बनती है। जैसे ही लाइट बीटा चेन बनती है, लाइट अल्फ़ा चेन बनती है TCR की,
तो इसको हम प्रो टी सेल कहते हैं, जो कि पॉजिटिव डीपी होता है, पहले डीएन होता है, बाद में डीपी हो जाता है, ये है ना, ये बता सकते हैं। फिर CD4 CD8 बनते हैं अलग अलग, वो माइग्रेट होते हैं और पेरिफेरल टिश्यू में आते हैं, इनको हम नेओ टी सेल कहते हैं। तो ये अपन बता सकते हैं। यहीं पर जो है रेग एक्सप्रेशन होता है, रेग 1 रेग 2 बनता है, यहीं पर जो होता है ओवरऑल जो जीन रीअरेंजमेंट है वो होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अर्ली डेवलपमेंट ऑफ टी सेल, है ना। इसके बाद मैचुरेशन इन प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स मतलब ये हो गया कि टी सेल कहाँ मैच्योर होती है, थाइमस में मैच्योर होती है। तो थाइमस में जो सेकेंड मंथ में आ जाती है सारी टी सेल जो होती हैं। पहले कहाँ होती है ये, सबसे पहले स्टार्टिंग में तो बोन मेरो में होती है, और बोन मेरो से माइग्रेट होकर के लगभग माइग्रेट होकर के 2 महीने के अंदर अंदर आ जाती हैं यहाँ पे। और 2 महीने है कि 2 सप्ताह है, प्रोजेनिटर टी सेल अर्ली साइट ऑफ फॉर्मेशन माइग्रेटेड इन 9th वीक। हाँ 8 to 9th वीक है, यानी कि 2 महीने हैं। तो 2 महीने बाद ये टी सेल जो होती है वो थाइमस में आ जाती है। अब थाइमस में आने के बाद में प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में मैचुरेशन कैसे होगा, तो मैचुरेशन में आप बहुत अच्छा है ये आप बता सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, थाइमिक सिलेक्शन ऑफ टी सेल रिपोर्टायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बता सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये थाइमिक सिलेक्शन ऑफ टी सेल रिपोर्टायर का जो पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन है उस दोनों को आप बता सकते हैं। पॉजिटिव सिलेक्शन क्या होता है कि केवल एमएससी के साथ बाइंड होना, तो ऐसी टी सेल सर्वाइव करती हैं, अदरवाइज जो टी सेल बाइंड नहीं होती एमएससी के साथ वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसके बाद नेगेटिव सिलेक्शन क्या होता है कि जब टी सेल खुद की सेल्फ पेप्टाइड के साथ ही बाइंड होता है, तो ऐसी टी सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है। तो ये हो गया प्राइमरी सिलेक्शन ऑफ टी सेल रिपोर्टायर। साथ में इसमें आप कुछ जो होती हैं वो साइटोटॉक्सिक CD8 टी सेल में कन्वर्ट होती हैं, कुछ जो होती हैं वो CD4 टी सेल में कन्वर्ट होती हैं। तो आप इसको ही बता सकते हैं कि जो भी डेंड्राइटिक सेल एमएससी प्रेजेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग टी सेल का CD4 या CD8 बनता है। या ये बता सकते हैं, इसके एक्चुअल में 2 मॉडल हैं, इंस्ट्रक्टिव मॉडल और स्टोचस्टिक मॉडल। तो इस जो स्टोचस्टिक मॉडल है उसमें आप ये बता सकते हैं कि जो CD8 या CD4 है क्या बनना है उसके लिए, वो ऑटोनोमसली उसका किसी एक का एक्सप्रेशन बढ़ता है, और वो पर्टिकुलर अगर MSC1 के साथ बाइंड हुआ और मान लो नहीं बाइंड हो पाया तो एपोप्टोसिस हो जाता है, और अगर वो MSC2 के साथ बाइंड हुआ और नहीं बाइंड हुआ तो एपोप्टोसिस हो जाता है। तो ये हम बता सकते हैं मैचुरेशन के लिए। और मैचुरेशन में हम ये टर्म भी डाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं थाइमिक सिलेक्शन ऑफ टी सेल रिपोर्टायर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टी सेल डेवलपमेंट। तो टी सेल डेवलपमेंट ओवरऑल यही है जिसमें आप पूरा थाइमस से लेकर के नेओ टी सेल बनने तक, और जो हमने नेगेटिव पॉजिटिव सिलेक्शन की बात करी है उसको आप लिखेंगे। तो ये हमारा टी सेल डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद हम आते हैं थाइमिक सिलेक्शन ऑफ टी सेल रिपोर्टायर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें आप पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन की जो बातें हैं वो पूरी की पूरी लिख देंगे, तो ये आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद में हाँ, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल क्लोनल एक्सपांशन कैसे होता है, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल कैसे होता है इसको समझेंगे। जो टी सेल होती है वो TCR CD3 मॉलिक्यूल इसमें एक्सप्रेस होता है। जैसे ही ये लिम्फोइड टिश्यू में आती है वहाँ उसको एंटीजन एनकाउंटर होता है विद द MSC मॉलिक्यूल। तो इसमें 3 टाइप के जो जीन्स हैं उसके आप बता सकते हो क्या एक्टिवेशन होता है। एक इमीडिएट जीन एक्टिवेट होते हैं जो कि CFOS, CMYC, C-Jun, NF80 और NF कप्पा भी होते हैं। अर्ली जीन्स होते हैं जो कि स्पेशली साइटोकाइन का एक्सप्रेशन कराते हैं, इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 6, इंटरफेरॉन गामा वगैरह, ये हाफ एन आवर में हो जाता है। अर्ली जीन्स जो होता है लगभग 1 to 2 आवर्स में होता है। फिर लेट जीन एक्सप्रेस होते हैं वो लगभग 2 दिन में एक्सप्रेस होते हैं। और इन ये जो होते हैं ये एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इन जीन्स के बारे में सबसे पहले आप बता सकते हो। इसके बाद
जो एक्टिवेशन ऑफ टी सेल है उसमें ये पूरी ये डायग्राम आप बता सकते हो कि जैसे कोई एमएससी मॉलिक्यूल पेप्टाइड लेकर आता है, वो CD4 या CD8 मॉलिक्यूल जो होता है वो लक एक्टिवेट करता है। लक जो होता है वो आइटम के साथ में बाइंड होता है, आइटम को एक्टिवेट करता है सॉरी, और आइटम जब एक्टिवेट होता है तो ZEP70 जो है उसको डॉकिंग साइट प्रोवाइड करता है। ZEP70 का फास्फोराइलेशन होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। ZEP70 जो होता है डिफरेंट फास्फोराइलेशन एक्टिविटी कैस्केड करता है, और जो कि जी प्रोटीन, स्मॉल जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। स्मॉल जी प्रोटीन क्या है? रास और रेक पाथवे है। इधर यही जो ZP है ये आयनोसिड जो हमारा फास्फोलाइपेज है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, उसको एक्टिवेट करता है, और उसको एक्टिवेट करने पर DAG और IP3 रिलीज होते हैं। DAG जो है प्रोटीन काइनेस C को एक्टिवेट करता है, जो कि इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा B को एक्टिवेट करके उसको न्यूक्लियस के अंदर ले जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जाने पर ये यहाँ पर डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, और फर्दर जो होता है वो डिफरेंट टाइप की जो जीन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जो भी हमने पहले पढ़े। इसके बाद जो IP3 है वो कैल्शियम रिलीज़ करवाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जहाँ से ही कैल्शियम जो होता है वो कॉलमोड्यूलिन के साथ बाइंड होता है। कॉलमोड्यूलिन और कैल्शियम कॉम्बिनेशन जो है वो कैल्सिन्यूरिन के साथ बाइंड होता है। ये एक्टिवेटेड फॉर्म जो होता है वो NF80 जो फास्फोराइलेटेड होता है उसका डिफास्फोराइलेशन करता है और NF80 को एक्टिव करता है, और NF80 जो होता है वो अंदर जाता है न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पर जो है डिफरेंट साइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है। तो ये आप बता सकते हैं, और ऐसे करके जो हमारा टी सेल है वो एक्टिवेट होता है। और अकेला यही एक एक्टिवेशन प्रोसेस नहीं है, इसके अलावा आप दूसरी मैकेनिज़्म बता सकते हैं कि टी सेल एक्टिवेशन जो है सॉरी, इसमें अभी एक चीज़ छूट गई कि मैंने भी आपको बताया था कि जो रास एंड रेक पाथवे है ये एक्टिवेट होता है, यहाँ ये बताया था आपको मैंने। तो रास एंड रेक पाथवे में जो रास GDP है इनएक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिवेटेड होता है, वो रैफ बनाता है, फिर मैक बनाता है, फिर MAP काइनेज बनाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं MAP काइनेज पाथवे। फिर इसमें ये जो है फास्फोराइलेशन करता है इल्क का, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर जाता है जहाँ पर ये फॉस के साथ बाइंड होता है। फॉस जो रहता है उसका फास्फोराइलेशन होता है, वो जून के साथ बाइंड होता है, डायमराइज होता है, और अल्टीमेटली ये जो है एक्टिवेशन प्रोटीन डेवलप करता है जो कि फर्दर ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है। तो एक तो आपकी ये पाथवे हो गया एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। दूसरा, इसमें B7 मॉलिक्यूल के साथ में दो अलग अलग को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। CD28 अगर बाइंड होता है तो ये जो है स्टिमुलेशन करता है टी सेल का, फर्दर प्रोलिफरेशन करता है। इसके बाद जो CTLA4 है अगर इसके साथ बाइंड होता है तो ये सप्रेशन करता है और टी सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है। तो अगर ये जीन एक्टिवेट होता है और ये एक्सप्रेस होता है तो फिर फर्दर B7 के साथ बाइंड होने पर ऐसी टी सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है। तो इतना बताने पर हमारा जो टी सेल एक्टिवेशन का टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टी सेल डेवलपमेंट में एक चीज़ आप टी सेल डिफरेंशिएशन एक तीसरा कॉलम हो जाता है, वो बता सकते हैं कि कैसे टी सेल जो होती है वो C साइटोटॉक्सिक में, T हेल्पर सेल में, इसके बाद मेमोरी सेल में, इसके बाद में T जो है आपका गामा डेल्टा TCR में ऐसे कन्वर्ट होती है। तो इसके लिए टी सेल डिफरेंशिएशन जो होता है ये यहाँ पर दिया हुआ है टी सेल डिफरेंशिएशन। इसके लिए क्या होता है कि कुछ CD8 CD4 पॉजिटिव सेल्स अलग अलग डिफ्रेंशिएट होती है, जो अभी हमने पहले आपको बताया। T हेल्पर सेल 1 जो है वो इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करती है, इंटरफेरॉन गामा और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा रिलीज़ करती है। T हेल्पर सेल 2 जो होता है वो इंटरल्यूकिन 4, 5, 6 और 10 रिलीज़ करता है, ये आप बता सकते हैं। तो स्पेशल फीचर है यहाँ पर कि इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर भी जनरेट होता है और 2 भी जनरेट होता है, जो कि स्पेशली प्रोलिफ्रेशन करता है इसका और डिफ्रेंशिएशन करता है टी सेल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। और डिफरेंट टाइप की मेमोरी सेल्स बनाता है, इफेक्टर सेल्स बनाता है, यहाँ पर आप ये बता सकते हैं। फिर आप ये बता सकते हैं कि जो T नेओ सेल है वो केवल डेंड्राइटिक सेल से एक्टिवेट होती है, जबकि T मेमोरी सेल भी जीरो फेस की होती है। नेओ सेल भी जीरो फेस की होती है और मेमोरी सेल भी जीरो फेस की होती है, पर मेमोरी सेल जो होती है वो मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल और B सेल से एक्टिवेट हो सकती है, ये बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि जो T सप्रेसर सेल है वो एक्चुअल में
CD4 25 पॉजिटिव सेल्स होती हैं। 25 एक मार्कर है जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में ही मिलता है ना। होमिंग रिसेप्टर बोल सकते हैं इसको। होमिंग रिसेप्टर नहीं, ये एक्चुअल में मतलब डेवलपमेंटल रिसेप्टर है जो स्टार्टिंग में ही, या डेवलपमेंटल मार्कर है जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल पर भी मिलता है। तो सप्रेसर सेल अगर डेवलप होती है तो ऐसे में जो टी सेल है उसका एपोप्टोसिस होता रहेगा, डिलीशन होता रहेगा। तो ये हम जो है पूरा डिफ्रेंसिएशन में बता सकते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक आता है एपोप्टोसिस एंड इट्स रोल इन होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। तो इसमें यहाँ पर आप टी सेल में भी जो एपोप्टोसिस होता है वो 2 मेथड से होता है, वो बता सकते हैं। जैसे जैसे फास्ट लिगेंड और फास्ट बेस्ड होता है, जिससे प्रो केस्पास एक्टिव होता है, फिर केस्पास 8 एक्टिव होता है, जो फर्दर जो होता है केस्पास 3 को एक्टिवेट करता है, एपोप्टोसिस करवाता है। दूसरा मैकेनिज्म आप TCR MSC बाइंडिंग से बता सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C रिलीज होता है जो कि केस्पास 9 को APAF के साथ बाइंड कराता है, और फर्दर जो है ये केस्पास 9 जो है केस्पास 3 को एक्टिवेट करता है। तीसरा आप मैकेनिज़्म बता सकते हो जो कि जो कि वहाँ होता है, कहाँ पे, थाइमस के अंदर, जब टी सेल का एपोप्टोसिस होना होता है। वो मैकेनिज़्म है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो APF रिलीज़ करता है, और APF जो होता है वो केस्पास 9 के साथ बाइंड होता है, और ये पूरी मैकेनिज़्म जो होती है ये थाइमस में नेगेटिव सिलेक्शन के लिए होती है। इसके बाद एपोप्टोसिस की चौथी मैकेनिज्म में आप ये बता सकते हो कि कुछ BCL2 फैमिली के ग्रुप्स होते हैं। BCL2 यानी कि बी सेल लिम्फोमा कॉज करने वाले जीन जो कि एपोप्टोसिस को रोकते हैं। इसके 3 ग्रुप होते हैं। BCL2 BCL-XL वाला जो कि एंटी एपोप्टोटिक ग्रुप होता है। ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड में बैक्स और बैक और बिड और बीम आते हैं। तो जब ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड के साथ बाइंड होता है तो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। फर्दर डिफ्रेंसिएशन में आप TCR का, गामा डेल्टा TCR का डिफ्रेंसिएशन भी बता सकते हैं कि ये एक अलग टाइप की पॉपुलेशन है जिसमें कि 1 to 3% ही होती है, और ये स्किन में, इंटरस्टिशियल एपिथेलियम में, पल्मोनरी एपिथेलियम में मिलती है। ये CD4 और CD8 नहीं मिलता इसमें, और ये MSC नॉन रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। ऐसी ही कुछ MSC नॉन रेस्ट्रिक्टेड जो होती हैं वो आप बता सकते हैं कि CD8-1 रेस्ट्रिक्टेड टी सेल MSC नॉन रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। NK1 टी सेल भी MSC नॉन रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, और ये पर्टिकुलरली सीधा ही एंटीजन के साथ बाइंड करके और उसका डिस्ट्रक्शन कर देती है, और इसीलिए ये इन्नेट इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल होती है। ऐसा आप बता सकते हैं। एंटीजन में फॉर एग्जांपल आप हर्पीस वायरस का प्रोटीन ले सकते हैं और उसको आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ इम्यून सेल्स, जिसमें बी सेल डेवलपमेंट है और एंड इट्स डिफ्रेंसिएशन। बी सेल का मैचुरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कैसे होता है और बी सेल का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। बी सेल का सबसे पहले अर्ली डेवलपमेंट है ना, अर्ली डेवलपमेंट। तो आप बी सेल के अर्ली डेवलपमेंट में लिखेंगे कि ये एंटीजन इंडिपेंडेंट होता है और एंटीजन डिपेंडेंट होता है। 2 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं बी सेल में। तो एंटीजन डिपेंडेंट जो है बोन मेरो में होता है, और जब ये बोन मेरो से रिलीज़ होता है बी सेल तो फर्दर इसका डेवलपमेंट जो होता है वो लिम्फ नोड्स में होता है। ठीक है, और जहाँ पर लिम्फ नोड्स में इसमें एफिनिटी मैचुरेशन है, क्लास स्विचिंग है, हाइपर म्यूटेशन है, ये जो है मेमोरी सेल फॉर्मेशन है, ये सब इसका होता है। तो उसको हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो एंटीजन इंडिपेंडेंट वाले केस में आपको बी सेल डेवलपमेंट में लिखना है कि सबसे पहले प्रो बी सेल बनती है जिसमें CD45 मार्कर होता है, वो बाद में एक मैच्योर सेल बनाता है। तो इसी बीच में जीन का रीअरेंजमेंट होता है ना। और इसमें बोन मेरो के अंदर ये डिफरेंट टाइप के एडेशन मॉलिक्यूल होते हैं, और फिर बाद में जो बोन मेरो की स्ट्रोमल सेल है वो इंटरल्यूकिन 7 रिसेप्टर बनाती है, और इसका एक्सप्रेशन इस पे होता है। तो इसीलिए ये प्रो बी सेल कहलाती है। जब ये डिटेच होती है यहाँ से तब ये प्री बी सेल कहलाती है। फर्दर यहाँ पर जो है इसका प्रो बी सेल वाली कंडीशन में हेवी चेन का जीन रीअरेंजमेंट होता है, फिर बाद में प्री बी सेल की कंडीशन में लाइट जीन का रीअरेंजमेंट होता है। जब लाइट जीन बनती है
तब सबसे पहले सरोगेट जीन बनती है जिसको कि हम लेमडा 5 कहते हैं, और वी प्री बी सेल कहते हैं, है ना। तो ऐसे करके प्री बी सेल बनती है। तो ये जो है पूरा डेवलपमेंट रहता है जो हमारी बी सेल एंटीजन इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है उसका। लिम्फोइड स्टेम सेल में सबसे पहले डीएच का जीन रीअरेंजमेंट होता है, फिर बीडीजे का जीन रीअरेंजमेंट होता है जो कि हेवी चेन जीन रीअरेंजमेंट है। यहाँ पर प्रो बी सेल में जो है इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा बीटा को रिसेप्टर मिलते हैं। फिर प्री बी सेल बनती है, इसमें सर्किट चेन बनती है। फिर इसमें लाइट जीन का रीअरेंजमेंट होता है जिसमें रेग 1 रेग 2 प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं ये हेवी चेन में ही एक्सप्रेस हो जाते हैं। लाइट चेन में जो है रेग 2 प्रोटीन अपसेंट हो जाता है जिसके कारण बाद में जो फर्दर लाइट चेन में जीन रीअरेंजमेंट है वो नहीं हो पाता। फिर आईजीएम एक्सप्रेस होता है जिसको हम इम्यूनो इमेच्योर बी सेल कहते हैं। और फिर नेओ बी सेल बनता है, तो यहाँ पर ही मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है। फिर बाद में मैच्योर बी सेल बनता है जिसमें आईजीएम आईजीडी दोनों मिलते हैं। तो ये ओवरऑल हम इतना भी मेरे हिसाब से अगर बताएंगे तो ये हो गया डेवलपमेंट। इसके बाद जीन रीअरेंजमेंट जो है वो एक पूरी लंबी चौड़ी प्रोसीजर है जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि जो जीन्स होते हैं इसके वो एक्चुअल में जो इम्यूनोग्लोबुलिन का ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था जीन का, है ना, वहाँ से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन ऑर्गेनाइजेशन पूरा मिलेगा। इसके बाद कुछ जीन फैक्टर्स के बारे में बता सकते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। E2A अर्ली बी जीन फैक्टर, देन बी सेल स्पेसिफिक एक्टिवेशन प्रोटीन्स, देन SOX4, है ना, देन PEX5। ये कुछ जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ऑफ पर्टिकुलर जीन्स, और ऐसे में जो है बी सेल का मेचुरेशन होता है। इसके बाद बी सेल के डेवलपमेंट की जो दूसरी स्टेज है वो जब बी सेल बोन मैरो से बाहर निकल के आती है, लिम्फ नोड्स में आती है, तो वहाँ जर्मिनल सेंटर्स के अंदर होता है। उसको हम कहते हैं एंटीजन डिपेंडेंट टाइप की डेवलपमेंट। और उसमें क्या होता है, एंटीजन आता है जिसके कारण बी सेल के जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके साथ बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग अगर वीक है तो ऐसे में उन बी सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और अगर टाइट है तो उसके कारण जो होता है डिफरेंट सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते हैं। फर्दर इसमें जो इम्पोर्टेंट सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं वो है LYN और BLK, ठीक है, LYN और BLK। तो ये, और एक है SYK, है ना, ये एक्टिवेट होते हैं। फॉस्फोराइलेशन होता है, वही वापस से फॉस्फोलाइपेज C का एक्टिवेशन होता है, DAG IP3 सेकेंडरी मैसेंजर्स बनते हैं। देन ये पूरी जो प्रोसीजर है हमने पढ़ रखी है। इधर स्मॉल जी प्रोटीन पाथवे एक्टिवेट होता है जो कि RS और REC को एक्टिवेट करता है, और फर्दर जो है बी सेल का प्रोलिफरेशन होता है। यहाँ पर आप कुछ बी सेल रिसेप्टर के बारे में बता सकते हो कि CR2 CD21 रिसेप्टर होता है, CD19 रिसेप्टर होता है, और CD81 रिसेप्टर होता है। ये को रिसेप्टर हैं, है ना, जो कि सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। तो ये जो एंटीजन डिपेंडेंट बी सेल डेवलपमेंट होता है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है थाइमस डिपेंडेंट, और एक होता है यानी कि टी सेल डिपेंडेंट, और एक होता है टी सेल नॉन डिपेंडेंट, यानी कि थाइमस डिपेंडेंट और थाइमस नॉन डिपेंडेंट। तो ये वाली जो प्रोसीजर है पूरी थाइमस डिपेंडेंट है, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि CD40 होता है जो कि CD40 लाइगेंड से बाइंड होता है, जिसके कारण इसके अंदर दो अलग अलग सिग्नल्स आते हैं। और पहला सिग्नल जो होता है वो एंटीजन की बाइंडिंग के कारण आता है, ठीक है, जिसके कारण साइटोकाइन प्रोड्यूस होते हैं, और इसके कारण जो होता है फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल देखने को मिलता है। और वहीं जो थाइमस इंडिपेंडेंट बी सेल डेवलपमेंट होता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी टी हेल्पर सेल, उसमें दोनों सिग्नल जो होते हैं वो जो हैं एंटीजन की बाइंडिंग से ही जनरेट होते हैं, और जिसके कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि CD40 के लाइगेंड या रिसेप्टर यहाँ पर नहीं मिलते, और जिसके कारण जो होता है बी सेल का डेवलपमेंट होता है। तो आई थिंक इतना बता देने पर आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक टॉपिक आता है मेमोरी जनरेशन। मेमोरी जनरेशन जो मैंने अभी तक समझा वो ये है कि जो G0 फेज़ होती है वो जिसमें बी सेल का डेवलपमेंट होता है या टी सेल का डेवलपमेंट होता है वो G0 फेज़ में ही रहता है।
उसको हम मेमोरी सेल ही कहते हैं, क्योंकि नेओ सेल और मेमोरी सेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइट डिफरेंस है। जो नेओ सेल होती है वो सिर्फ डेंड्राइटिक सेल से एक्टिवेट होती है। बी सेल जो होती है डेंड्राइटिक सेल, देन मैक्रोफेज, देन बी सेल, इनसे भी जनरेट होती है। दूसरा ये एक्टिवेट होती है। दूसरा मेमोरी जो सेल्स होती हैं उसमें मेमोरी सेल जो होती हैं साइट उसकी कहाँ पर है, तो जहाँ पर टिश्यू इंजरी हुई होती है, जहाँ पर एंटीजन सबसे पहले एनकाउंटर हुआ होता है, वहाँ पर ये मेमोरी सेल होती हैं। जबकि नेओ सेल जो होती हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में ही रहती हैं। इसके बाद अगर बी सेल मेमोरी सेल की बात करें तो लाइफ स्पॉन नेओ का छोटा होता है, मेमोरी का बढ़ जाता है बस। रिसर्कुलेशन जो होता है ये दोनों ही रिसर्कुलेट होती हैं। एडिशन मॉलिक्यूल इसमें लो एफिनिटी के एडिशन मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें हाई एफिनिटी के एडिशन मॉलिक्यूल बनते हैं। मेमोरी सेल जो होती हैं वो बोन मेरो, लिम्फ नोड और स्प्लीन सब जगह मिलती है, जबकि नेओ सेल जो होती है सिर्फ स्प्लीन में मिलती है। तो ऐसे कुछ हम इसमें मार्कर आप देखेंगे, नेओ सेल में सिर्फ IgM IgD मिलते हैं, मेमोरी सेल में IgM IgD IgE IG सभी टाइप के मिलते हैं। तो इस टाइप से हम ये मेमोरी सेल का कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, तो पहले बता चुका था। अब एक्टिवेशन ऑफ बी सेल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्टिवेशन ऑफ जो बी सेल रहता है वो एक्टिवेशन सबसे पहले क्या होता है कि थाइमस से बोन मेरो से आने के बाद में जो बी सेल्स रहती हैं ये पहुंचती है लिम्फ नोड्स में, जहां पर जर्मिनल सेंटर होता है। और ये जो जर्मिनल सेंटर है यहाँ पर लाइट जोन और डार्क जोन, दो अलग अलग टाइप के जोन होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। या तो वो थाइमस डिपेंडेंट एक्टिवेशन होता है या फिर थाइमस इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन होता है। जब सिग्नल्स आते हैं तो इन सिग्नल्स से इसमें डिफरेंट टाइप के सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते हैं, जिससे कि प्रोलिफरेशन होता है और एक्टिवेशन होता है। तो ये एंटीजन दो टाइप के होते हैं, जैसे थाइमस इंडिपेंडेंट में भी दो टाइप के होते हैं ये। जैसे LPS है वो इंडिपेंडेंट 1 हो गया, और जो फ्लेजिला वगैरह है वो जो है थाइमस इंडिपेंडेंट 2 टाइप का हो गया। इन दोनों में भी डिफरेंस है कि ये पूरा ही एक टेबल दिया हुआ होता है, आपको ये पूरा टेबल भी याद होना चाहिए कि थाइमस डिपेंडेंट एंटीजेंस जो रहते हैं वो थाइमस पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए इसमें एफिनिटी मैचुरेशन, देन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी बनती है, आइसोटाइप स्विचिंग भी होती है ना। पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन इसमें नहीं होता, बस जो कि एक्टिवेशन होता है एक्चुअल में टाइप 1 टाइप की सेल्स में, जो कि थाइमस इंडिपेंडेंट होती हैं टाइप 1 एंटीजेंस के केस में। इसके अलावा इनमें तीनों टाइप की एफिनिटी मैचुरेशन और ये सब तीनों नहीं होते हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ह्यूमरल रिस्पॉन्स में ये आ गया पूरा का पूरा। तो ये एक्टिवेशन होने के लिए आपको ये थ्योरी पूरी देनी है। एक्टिवेशन होने का जो आपका ये पूरा पाथवे है, एंटीजन बाइंड होने से लेकर के आपको जो SYK का फॉस्फोराइलेशन है, IG अल्फ़ा IG बीटा को रिसेप्टार है, इसके बाद में यहाँ पर ये पूरा जो पाथवे है कैल्शियम डिपेंडेंट और प्रोटीन काइनेज डिपेंडेंट पाथवे वगैरह, ये सब आपको बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद को रिसेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में आप बताएंगे, और बताएंगे कि जो डिफ्रेंसिएशन है, मतलब ये तो एक्टिवेशन के बाद अब हम आगे डिफ्रेंसिएशन पे। तो डिफ्रेंसिएशन है तो उसमें आपको बताना पड़ेगा क्लास स्विचिंग होती है, और क्लास स्विचिंग होने के साथ साथ हाइपर म्यूटेशन होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इसके लिए आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि जर्मिनल सेंटर में डार्क जोन और लाइट जोन होता है, जहाँ पर एक्टिवेशन के लिए सेंट्रोप्लास्ट बनते हैं, सेंट्रोप्लास्ट सेंट्रोसाइट में कन्वर्ट होते हैं, और फिर बाद में ये डेंड्राइटिक सेल के कांटेक्ट में आते हैं, जहाँ पर डेंड्राइटिक सेल एंटीजन प्रेजेंट करता है, जिसके कारण ये जो बी सेल है इनका अगर टाइट बाइंडिंग है, हाई एफिनिटी बाइंडिंग है तो मैचुरेशन होता है, और नहीं है तो फिर इनका एपोप्टोसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफेज हो जाता है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है थाइमस डिपेंडेंट मैचुरेशन होता है, इसका प्रोलिफरेशन होता है बी सेल का, और प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है, और दूसरा मेमोरी सेल में कन्वर्ट होती है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, जिसमें सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन भी देखने को मिलता है, और दूसरा जो है इसके अंदर
क्लास स्विचिंग जो है वो भी देखने को मिलती है ना। तो क्लास स्विचिंग में जो इम्पोर्टेंट आपको जो साइटोकाइंस है वो बताना पड़ेंगे कि इंटरफेरॉन गामा जो है वो IgG2 और G3 को सिक्रेट करवाता है। देन TGF बीटा जो है वो 2 G2 और IgA को सिक्रेट कराता है। 4 जो है IgE IgG को सिक्रेट कराता है। 2 4 और 5 जो होता है वो IgM के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्लास स्विचिंग होती है ना। ये आपको पूरा बताना पड़ेगा। इसके बाद सिलेबस में जो टॉपिक आता है वो है साइटोकाइंस एंड साइटोकाइन रिसेप्टर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम साइटोकाइन के बारे में बताएंगे। साइटोकाइंस क्या होते हैं, है ना। साइटोकाइंस जो है लो मोलिकुलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। 30 किलो डाल्टन के आसपास का वेट होता है इनका। और इनकी फिर प्रॉपर्टी बताएंगे कि ऑटोक्राइन एंडोक्राइन और पेराक्राइन होते हैं ये। फिर इसमें इनकी जो प्रॉपर्टी है वो रिडंडेंसी शो करती है, साथ में एंटागोनिज्म, प्लूरोट्रॉपी और इसके बाद कैस्केड इंडक्शन, है ना, सिनर्जी शो करती है। और इसका हम एक ये डायग्राम पूरा बता देंगे कि ये जो है प्लियोट्रॉपी शो करता है, इंटरल्यूकिन 4, रिडंडेंसी जो है 2 4 5 शो करते हैं, सिनर्जी जो है 4 और 5 शो करते हैं, एंटागोनिज्म जो होता है इंटरल्यूकिन 4 और इंटरफेरॉन गामा शो करते हैं। कैस्केड का भी हम एक अच्छा सा यहाँ डायग्राम बना के बता देंगे कि टी हेल्पर सेल इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ करता है जो कि मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है, जो कि इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करता है जो कि अगेन टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करता है, जिससे इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, देन इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 2 और अदर साइटोकाइन रिलीज होते हैं। तो ये बताएंगे हम साइटोकाइन में। फिर इसका अगर कभी ज़्यादा और पूछा तो हम हार्मोन के साथ में इसका क्या डिफरेंस होता है वो बता सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसके साइटोकाइंस कितने टाइप के होते हैं वो भी बता सकते हैं फैमिली के अकॉर्डिंग। हेमोपोइटिन फैमिली के होते हैं, इंटरफेरॉन फैमिली के होते हैं, देन कीमोकाइन फैमिली के होते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली के होते हैं। तो ये तो साइटोकाइन का हो जाएगा। फिर इसके बाद रिसेप्टार के ऊपर आ जाएंगे हम। तो जो रिसेप्टार हैं वो 5 टाइप के होते हैं, कभी पूछा जाए तो बता सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली रिसेप्टर, क्लास 1 साइटोकाइन रिसेप्टर जिसको हम हेमोपोइटिन रिसेप्टर कहते हैं, क्लास 2 साइटोकाइन रिसेप्टर जिसको हम इंटरफेरॉन रिसेप्टर कहते हैं, फिर TNF रिसेप्टर होते हैं, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर, और कीमोकाइन रिसेप्टर होते हैं। और इनका जो है स्ट्रक्चर हम एक एक का डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये जो है ऐसे करके हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम इंटरल्यूकिन 2 के बारे में जो रिसेप्टर है उसको बता सकते हैं कि कैसे इसकी बाइंडिंग होती है, और TAC क्या होता है ना, यानी कि टी सेल एक्टिवेशन एंटीजन क्या होता है, कैसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से किसी एक्टिवेटेड टी सेल को देख सकते हैं उसके बारे में बता देंगे। फिर इसका जो इंटरफेरॉन है गामा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है इस रिसेप्टर का वो बताएंगे कि भाई साइटोकाइन बाइंड होता है तो जेक स्टेट पाथवे एक्टिवेट होता है जिससे स्टेट का डायमराइजेशन हो जाता है, और अल्टीमेटली DNA में बाइंड होकर के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको एक्टिवेट करता है। ऐसे करके हम जो है इसको बताएंगे। फिर कभी और ज़्यादा पूछा तो बताएंगे कि एंटागोनिज्म क्या है। साइटोकाइन एंटागोनिज्म मतलब ये होता है कि जो रिसेप्टर है उसके साथ हम अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाइंड करा दें, या फिर जो अलग से हम रिसेप्टर का सॉल्युबल रिसेप्टर लेकर आ जाएं तो वो साइटोकाइन के साथ बाइंड हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम साइटोकाइन एंटागोनिज्म के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये फोटोग्राफ बहुत ही अच्छा है, कहीं अगर ये बनाने के जैसा हुआ तो इसको हम बनाएंगे ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएं। फिर इस टाइप से जो है बस मुझे लगता है इतना करने पर हमारा काम हो जाएगा, और ये साइटोकाइन का जो है हम जो टॉपिक है इसको भी कवर कर लेंगे। नाउ इसमें वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल ऑफ टी सेल हेल्प इन बी सेल रिस्पॉन्स। तो इसके लिए आप ये लिख सकते हैं कि जो टी हेल्पर सेल 2 होती है वो साइटोकाइंस रिलीज़ करती है, लाइक इंटरल्यूकिन 4 5 6 और इंटरल्यूकिन 10, है ना। और इसके कारण क्या होता है कि जो बी सेल होती है उसमें जैसे इंटरल्यूकिन 4 से जो बी सेल होती है उसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो जनरेट होते हैं, और क्लास स्विचिंग भी टी हेल्पर सेल 2 करता है, ये भी आप लिख सकते हैं। और बी सेल में इंटरल्यूकिन 5 जो होता है वो IgE के रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरी होता है।
तो इस टाइप से आप इसमें टी हेल्पर सेल 2 से जो CMI रिस्पॉन्स है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद एक सेल मीडिएटेड इफेक्टर फंक्शंस आते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल है, तो उसमें जो ग्रेंजाइम है और परफोरिन है, इससे मीडिएटेड जो सेल लाइसिस या एपोप्टोसिस होती है, जो फास्ट और फास्ट लिगेंड बेस्ड एपोप्टोसिस होती है, उसके बारे में बताना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा हमारा जो NK सेल आती है ना, नेचुरल किलर सेल, तो उससे मीडिएटेड जो लाइसिस होती है वो ADCC के बारे में आपको बताना चाहिए। जो NK सेल के रिसेप्टर हैं अलग अलग, जैसे CD16 मॉलिक्यूल है, CD2 रिसेप्टर है। इसके बाद CD2 का भी एक्चुअल में अल्फ़ा रिसेप्टर होता है। और डिफरेंट टाइप की जो NKp34 54 वगैरह जो रिसेप्टर होते हैं उनके बारे में आपको बताना चाहिए। फिर सेल मीडिएटेड इफेक्टर फंक्शन में तीसरा आपका, जैसे मान लो मैक्रोफेज आ गए, तो मैक्रोफेज में आपको इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ होकर के जो डिस्ट्रक्शन करता है, साथ में इसमें जो अलग अलग टाइप के लाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव साइकिल और ऑक्सीडेटिव बर्स्ट और नॉन ऑक्सीजन डिपेंडेंट जो साइकिल है उसके बारे में आपको बताना चाहिए, है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह जो रिलीज़ होते हैं उसके बारे में बताना चाहिए आपको। मैक्रोफेज के बाद तीसरा नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में आप जो हमारा एंजाइम्स हैं, जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, उसके डिग्रेडेशन के बारे में इसमें आपको डालना चाहिए। फिर आपका जो इओसिनोफिल है उसमें आपको परफोरिन और जो लाइटिक एंजाइम्स हैं उसके बारे में डालना चाहिए। ऐसे करके आप ये सेल मीडिएटेड इफेक्टर रिस्पॉन्स के बारे में इतना लिखेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। फिर ये वही आ गया सेल मीडिएटेड इफेक्टर रिस्पॉन्स में। सेल इम्यून रिस्पॉन्स में इफेक्टर मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको साइटोटॉक्सिक सेल की बता दी, NK सेल की बता दी। NK T सेल एक्टिवेशन जो रहता है इसका थोड़ा सा ये है कि इसमें जो TCR CD3 मॉलिक्यूल तो होता ही होता है इसके अंदर NK सेल में, और इसके साथ में NK सेल NK T सेल जो होती है वो स्पेशली मैक्रो MSC रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, और ये CD1 मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड होती है। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है इसका। और जो CD मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लीमेंट, और साथ में इसमें FC रिसेप्टर भी होता है, तो कॉम्प्लीमेंट और FC रिसेप्टर मीडिएटेड सेल लाइसिस ही करता है। साथ में इसमें परफोरिन और ग्रेंजाइम बेस्ड जो एपोप्टोसिस मैकेनिज़्म है वो भी होती है, और ये पहले से ही एक्टिवेटेड सेल्स होती हैं, इनको अलग से एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे करके आप इन सभी के बारे में बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है कीमोकाइंस। तो कीमोकाइंस ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है 30 से 130 किलो डाल्टन तक के होते हैं ये, और इनका काम होता है कीमोटैक्सिस कराने के लिए। और इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि कीमोकाइंस केवल कीमोटैक्सिस ही नहीं कराते, कीमोकाइंस मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो रहते हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं, उसको भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि ये कीमोटैक्सिस कराते हैं, चेंज इन शेप ऑफ सेल कराते हैं, इंक्रीज ग्रेन्यूल कंसंट्रेशन करते हैं, और इंक्रीज ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। तो इतना लिखने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि जो कीमोकाइंस होते हैं वो नॉर्मल भी होते हैं, नॉर्मल साइड पर इनको हम कहते हैं हाउस कीपिंग कीमोकाइंस, और कहीं कहीं जहाँ इन्फ्लेमेशन साइट पर ये ज़रूरी होते हैं वहाँ कहते हैं इसको इन्फ्लेमेशन के कीमोकाइंस, जो कि ट्रैफिकिंग कराने का काम करते हैं। इसके अलावा ये एंजियोजेनेसिस और वुंड हीलिंग में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आपको इसकी ग्रुप्स बताना पड़ेंगे कि ये CC सब ग्रुप्स और CXC सब ग्रुप्स के होते हैं, और इसलिए इसको हम जो रिसेप्टर कहते हैं इसको हम CCR कहते हैं और CXCR कहते हैं। फिर इसका आपको जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो बताना पड़ेगा कि ये कैसे काम करते हैं। लाइक जो इसके रिसेप्टर होते हैं वो G प्रोटीन कपल्ड एक्टिवेशन करते हैं, साथ में कैल्शियम चैनल का एक्टिवेशन करते हैं, एडिनाइल साइक्लेज रिलीज करते एडिनाइलाइल साइक्लेज का रिलीज़ करते हैं, जिससे कि जितने भी सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं साइक्लिक MP देन IP3 DAG इनका एक्टिवेशन होता है। फर्दर जो है
एक्टिन पॉलीमराइजेशन होता है, कीमोटेक्सिस होता है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। और इन कीमोकाइंस के कारण जो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और मोनोसाइट्स हैं, इन सभी पर ये रिसेप्टर होते हैं, और फर्दर जो इंटरल्यूकिन्स वगैरह हैं, इससे ये रेस्टिंग से इनका एक्टिवेशन हो जाता है। इसके बाद इसी में एक टॉपिक आता है सेल एडेशन, मॉलिक्यूल्स, रिसर्कुलेशन, ट्रैफिकिंग एंड सेल होमिंग रिसेप्टर। तो सेल एडेशन मॉलिक्यूल 4 टाइप के होते हैं, ये चारों जैसे सिलेक्टिन हैं, इंटीग्रीन्स हैं, देन इसके बाद में ये सब यहाँ दिए हुए हैं, म्यूसिन लाइक कैम्प्स हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के हैं। इन चारों के बारे में आपको बताना होगा। फिर इसके बाद जैसे ही हम आएंगे रिसर्कुलेशन एंड ट्रैफिकिंग पर, तो ये रिसर्कुलेशन एंड ट्रैफिकिंग के लिए जो रिसर्कुलेशन एंड ट्रैफिकिंग के लिए आपको ये जो पूरा मैकेनिज़्म है ये बता सकते हो कि जहाँ पर भी कीमोटेक्सिस होकर के एक्स्ट्रा वेसिशन होता है, वो ऐसे बाहर निकलते हैं, न्यूट्रोफिल्स निकलते हैं, लिम्फोसाइट निकलते हैं, उसके लिए ट्रैफिकिंग के लिए कुछ एडिशन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो एडिशन मॉलिक्यूल जो इस टाइप से अलग अलग नेओ टी सेल में अलग होते हैं, देन जो म्यूकोजल होमिंग रिसेप्टर हैं वो अलग होते हैं, स्किन होमिंग रिसेप्टर ये अलग होते हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा रिसर्कुलेशन एंड ट्रैफिकिंग में। देन आता है सेल होमिंग रिसेप्टर। सेल होमिंग रिसेप्टर का मतलब होता है कि सेल जहाँ नॉर्मली मिलना चाहिए वो वाली जगह, तो ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि उसको पर्टिकुलरली उस लोकेशन पर रखने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं। इसके बाद ये एक टॉपिक आता है इफेक्टर एंड मेमोरी टी एंड बी सेल। तो इसमें इफेक्टर बी सेल हमारा बचा है। तो इफेक्टर फंक्शन किसी भी बी सेल का क्या होता है, वो क्लास स्विचिंग करेगा, हाइपर म्यूटेशन करेगा, फर्दर एंटीबॉडी से प्लाज्मा सेल बनाएगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा, और यही उसका इफेक्टर फंक्शन है, इसको आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद में एक आता है आपका टॉपिक एंटीबॉडी मीडिएटेड इफेक्टर फंक्शन। तो एंटीबॉडी मीडिएटर इफेक्टर फंक्शन में आप एक तो एडीसीसी के बारे में लिख सकते हो, एक एफसी से फेगोसाइटोसिस होती है वो लिख सकते हो, एक आप कंप्लीमेंट मीडिएटेड टी जो एंटीबॉडी एक्टिवेशन है उसको लिख सकते हो तीसरा, और जो ऑप्सोनाइजेशन है एंटीबॉडी के थ्रू होता है, फेगोसाइटोसिस होता है, इसको आप लिख सकते हो। ऐसे करके 4 चीज़ें आप इसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड इफेक्टर फंक्शन में लिख सकते हो। देन इसमें एक टॉपिक आता है लीनिएज कमिटमेंट। लीनिएज कमिटमेंट क्या होता है कि जब थाइमस में टी सेल बनती है और वो कन्वर्ट होती है CD8 और CD4 में, तो ये डिफाइन करना कि आखिर वो CD4 बनेगी या CD8 बनेगी, इसको लीनिएज कमिटमेंट कहते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा थाइमिक ओरिजिन ऑफ टी सेल। तो हमें ये पता है कि टी सेल जो है हमेशा डेवलपमेंट इसका होता है थाइमस में, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ ये क्यों होता है वैसे, क्योंकि जो सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन रहता है उस समय जो यॉर्क सेक है जहाँ पहले हेमेटोपोइसिस स्टार्ट होता है, वहाँ से जो हेमेटोपोइटिक सेल्स हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं थाइमस में, और वहाँ से कुछ सेल्स ट्रांसफ़र होती है स्प्लीन में, लीवर में, और कुछ होती है यूट्रस में। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा थाइमिक ओरिजिन ऑफ टी सेल ये है कि थाइमस के अलावा यूटेरस, देन स्प्लीन, देन लिम्फ स्प्लीन एंड लीवर, तो ये जो 3 जगह है यहाँ पर भी टी सेल बनता है। और इसमें ये देखा गया है कि जो हमारा नॉर्मल टी सेल होता है वो जैसे 60 की एज में हमारा थाइमस रिग्रेस होता चला जाता है, वहीं यूटेरस में और लीवर में और स्प्लीन में टी सेल प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है, मतलब रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशन है। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा थाइमिक ओरिजिन ऑफ टी सेल। ये भी टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है रेगुलेशन ऑफ रोल ऑफ टी रेगुलेटरी सेल।
तो रोल ऑफ टी रेगुलेटरी सेल में जो टी सप्रेसर सेल के बारे में हमने पहले पढ़ा है वही पूरा लिखना है। इसके बाद है इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, तो ये 4 टाइप का होता है। टी सेल का टॉलरेंस अलग है जो कि सेंट्रल होता है। सेंट्रल में वो इन द थाइमस नेगेटिव सिलेक्शन होता है। पेरिफेरल में जो टी सेल का टॉलरेंस है उसको हम क्लोनल एनर्जी के रूप में जानते हैं। ऐसे ही बी सेल का भी टॉलरेंस होता है जो कि सेंट्रल होता है, वो एपोप्टोसिस कहलाता है। और सेकंड जो होता है इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, वो कैसे जनरेट होता है, ड्यू टू द एनर्जी ऑफ बी सेल एंड बी सेल क्लोनल एग्जॉशन एंड क्लोनल एनर्जी। ऐसे करके हम ये 4 टॉपिक में इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन 2 टाइप से रिजेक्ट होता है, या तो CMI रिस्पॉन्स से या फिर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स से। जो RBC का रिजेक्शन होता है वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स के थ्रू होता है, और जो CMI रिस्पॉन्स है उसमें जो टिश्यू वगैरह है जब ग्राफ्ट करते हैं तो बहुत सारे MSC मॉलिक्यूल जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं एलोग्राफ्ट की कंडीशन में भी, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। मतलब जो टिश्यू है, सपोज कीजिए कोई टिश्यू है स्किन, वो उसका एलोग्राफ्ट किया हुआ है, तो जो होस्ट होता है वो उस टिश्यू के अगेंस्ट में उसको एज ए एंटीजन ट्रीट करता है, और उसके अगेंस्ट में टी साइटोटॉक्सिक सेल का डेवलपमेंट होता है। और उसके अंदर के जो MSC मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, और जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है वो उसकी किलिंग करने लग जाती है, तो अल्टीमेटली ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। तो इस टाइप से फ्रेंड ये हमने पूरा सेपरेट वीडियो हर एक का बनाया है। ये हमारा जो टॉपिक है एडवांसेस इन वेटनरी इम्यूनोलॉजी। सो इस पूरे सब्जेक्ट में हमने सारा का सारा कोर्स कवर किया है, और अगर आपके इसमें लाइक्स मुझे मिलते हैं तो मैं पूरा जो एक एक टॉपिक को एलेबोरेट करते हुए डिटेल चैप्टर वाइज इसको प्रेजेंट करूँगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपके इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक्स आना चाहिए, और आपके कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली आई विल upload the different topics in different videos. So thanks for watching.